नाजरीन, नेता तुम ही हो कल के इस खास प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ यूनिवर्सिटी में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, जहां पर यहाँ हमारे पीछे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि छात्रों का, तालिब इल्म का अपने क्या इश्यूज़ हैं और वो किस तरह से सोचते हैं कि उनका नेता कैसा हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद हमारे मुल्क में जो है नौजवानों की है और इनमें भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में डिग्रियां लेते हैं और क्या इश्यूज़ उनके होते हैं और वो क्या सोचते हैं कि किस तरह का नेता उनका चुना जाए। आप यहाँ पर किस फैकल्टी में और किस तरह से जो है आप अपने नेता के बारे में सोचते हैं? सर, मेरा नाम गौरव कुमार और मैं यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा पर्सनल व्यूज़ ये है कि देश को जोड़ने वाला नेता चुनना चाहिए, समाज के सभी लोगों को, मतलब तोड़ने वाला ना हो। सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, कोई भी बने, सीएम बने, पीएम बने, सबसे पहले प्रायोरिटी तो देखो शिक्षा विभाग होना चाहिए। शिक्षा विभाग को दुरुस्त करेगा तभी हमारे देश का सर्वांगीण विकास होने में सक्षम होगा। दूसरी बात, जात पात के मुद्दों से ऊपर उठ के थोड़ी सी राजनीति हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, क्योंकि हम सर्वांगीण समाज में रह रहे हैं, सभी से हमारा अच्छा मिलना जुलना है, तो ये जात पात की बिरादरी कतई नहीं चलेगा राजनीति में। और हाँ, ये जो मतलब अपने कुछ ऐसी चीजें करें कि हाँ देश का यूथ उनसे जुड़े, मतलब उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो। ऐसा नहीं हो कि हाँ मतलब यूथ को दरकिनार कर दिया जाए और मतलब प्रोधाओं को ही वो दी जाए, टिकट वगैरह दी जाए। तो मेरा मानना तो सर यही है, बस एजुकेशन सिस्टम को बेटर करें, दुनिया बेटर होगी, समाज बेटर होगा। जय हिंद, जय भारत। आप अपने नेता में क्या क्वालिटी देखते हैं या फिर इलेक्शन को आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि आपके यूनिवर्सिटीज़ में भी इलेक्शन होते हैं, स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन होते हैं, एक शुरुआत हो जाती है पॉलिटिक्स से जुड़ने की, चाहे वो स्टूडेंट लीडर्स हों या उनको सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट्स हों, वो कहीं ना कहीं उस पॉलिटिक्स का एक मिजाज जो होता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, उससे वो जुड़ जाते हैं और फिर अपना लीडर चुनते हैं। आप ही की यूनिवर्सिटीज़ से बहुत से ऐसे लीडर निकले हैं जिनका मैं नाम लूँगा कि सुमेंदर तोमर जो बीजेपी एमएलए है इस वक्त, और कुलदीप उज्ज्वल जो समाजवादी गवर्नमेंट में राज्य मंत्री भी रहे थे, वो आपकी यूनिवर्सिटी के हैं। किस तरह से आप सोचते हैं कि आपका नेता कैसा होना चाहिए और पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है और उसको किस दिशा में जाना चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर दीपक थालान है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ यहाँ से। मेरा मानना यह है, आपने बहुत सारे सवाल करे कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए, हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, हमारी सरकारें कैसा काम करना चाहिए। बशर्ते यहाँ सैकड़ों लोग खड़े हैं, सबको पता है, सब पता है, सारे धर्मों में पता है कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदार हो, ये हो, युवाओं के लिए करे। लेकिन समस्या दूसरी है जो मुझे लगता है, अब चुनाव आ गया है चूंकि, तो हमारा नेता कैसा हो ये सवाल उठाया जाता है मीडिया के द्वारा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा तो हमारा नेता क्या कर रहा है इस पर कोई मीडिया सवाल नहीं उठाता है। जिन वादों को, जिन मुद्दों को लेकर ये लोग हमें लूटने के लिए यहाँ आते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरा सवाल इतना सा है कि जो मुद्दे, जो झूठ समाज में चुनाव से पहले कहा जाता है, उन पे कितना काम हुआ, कितने उन पे अपने वादों पे ये खरा उतरे, बात इस पे होनी चाहिए। बात इस पे होनी चाहिए कि डेवलपमेंट कैसे हो, बात इस पे होनी चाहिए कि स्वास्थ्य हमारे सभी लोगों को समान रूप से कैसे मिले, शिक्षा समान रूप से कैसे मिले, मानवीय आधार क्या हो, आपसी रहन सहन क्या हो। तो सबसे ज्यादा बात जो है वो जात बिरादरी मजहब की होने लगी है और लीडर भी वैसे ही चुने जाते हैं कि किस बिरादरी को, किसको टिकट दिया जाए ताकि उसका सपोर्ट ज्यादा बढ़ जाए। इश्यूज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पीछे रह जाते हो, खासतौर पर नौजवानों के? मैं जब मेरठ में आया था तो मुझे कोई जात बिरादरी नहीं पता थी। ये जात बिरादरी समाज में व्याप्त नहीं है, ये जात बिरादरी नेता पैदा करते हैं। 100% श्योर हूँ, और जितने भी खड़े हो अगर मेरी बात से समर्थन ना करते हो तो हाथ उठा लें। ये नेता पैदा करते हैं जात बिरादरी, नेता जात बिरादरी के आधार पर डिवाइडेशन करते हैं। अगर ये राजनीति जात बिरादरी के आधार पर नहीं करेंगे तो मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि 10 साल में ये लोग भूल जाएंगे कि हम किस जात बिरादरी से, सब मित्रता का मानवीय व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बताया ही नहीं जाता। नेता तो आते ही ये बताता है कि तू दलित है, कि तू मुसलमान है, कि तू जाट है, कि गुज्जर है, तू ब्राह्मण है। ये यूनियन इस तरीके से बनी हुई है, संगठन इस तरीके से बनाए हैं, अपने व्यक्तिगत हित के लिए लोगों ने संगठन बनाए हुए हैं, और वो जबरदस्ती एक आम आदमी को, एक आम बच्चे को जाके बताते हैं कि तू ब्राह्मण है तो तुझे ब्राह्मण के साथ रहना है, तू जाट है तो जाट के साथ रहना है, तू दलित है दलित के साथ रहना है। तो ये फैला कौन रहा है? जो बच्चा पैदा होता है, जिसे अपने माँ बाप, अपने परिवार के सिवा, अपना गांव का जो कम्युनिटी को, उसके सिवा कुछ नहीं पता होता, यहाँ आते ही सबको बता दिया जाता है।
तो मेरे विचार से ये आम जनता का कोई दोष नहीं है, ना आम जनता में व्याप्त है। होते हैं राजनीतिक मुद्दे, राजनीति इस तरीके से हावी हो गई है कि उन्हें सोचने समझने की शक्ति खत्म करती है नौजवान की, लोगों की। उन्हें वही टारगेट किया जा रहा है कि भाई इस विषय पे आपको सोचना है, इसी पे बात करनी है, जिससे हमारी भावनाएं आहत हों, ना कि हमारी स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, हमारी बुनियादी जो हमारा रहन सहन है, स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, हमारी करप्शन है, इन बातों पे कोई बात नहीं हो रही है। तो मैं बहुत आहत हूँ, और नेता कैसा होना चाहिए सबको पता है। स्टूडेंट्स को भी इस बात का बुरा लगता है कि जब जात और बिरादरी और मज़हब के नाम पर वोट बांटे जाते हैं और उनसे इस नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेक्टर्स में बंट के और ग्रुप में बंट के ये चीज़ें हो जाती हैं। इस तरह की बुनियाद डाली जाती है कि आगे की मंजिल जो बनती है वो जात बिरादरी और मज़हब के नाम पर ही बनती है, और स्टूडेंट कहीं ना कहीं उस चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं। आप हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, मैं केवल एक पूछना चाहता हूँ, सभी युवा वर्ग खड़ा है, ईमानदारी से सोच के बताओ, बहुत सारे चुनाव यहाँ हुए एमएलए के, एमपी के, हर बार एमएलए एमपी चुना जाता है, कोई परिवर्तन होता है? और जो एमएलए एमपी को टिकट मिलता है वो पहले से अरबपति है, पहले से अरबपति है, करोड़पति है। मैं ये कहता हूँ इन आम जनता से पूछा जाता है किसे टिकट दिया जाए, एक चयन करके, सिलेक्शन करके पार्टी ने भेज दिया, और उसमें से ये पूछ रहे हैं, हाँ, इसे बताया जा रहा है, इनसे हमसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों में तो चुनो कौन ईमानदार है। तो ये कहा है, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको उन्हीं में से चुनना होता है। ठीक है, अगर छात्र राजनीति में जब आप देखते हैं, स्टूडेंट्स जब देखते हैं कि उनका नेता जो है किस तरह का है, और स्टूडेंट्स यूनियन के जब इलेक्शन होते हैं, तब आपका क्या ध्यान रहता है कि किस तरह से आप सोचते हैं? सोचना ही क्या है इसमें, जितने भी तमाम नेता हैं, इतना जब उनके प्रोफाइल चेक करो, करोड़पति जो है चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है जी, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आज मुद्दा जो है स्वास्थ्य का है, आज स्वच्छ पानी का मुद्दा है, लेकिन कोई पूछ रहा है क्या किसी से? कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो है पैसे के बल पे आज लोग आ रहे हैं, और पार्टी और जो संगठन है ये हमारे ऊपर जो है ऊपर से थोप रहे हैं कि आपको जो है इनको वोट करना है। और जो नौजवान जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि तुम्हारे नेता हैं या तुम्हारे बीच के लोग हैं, ये हमारे बीच के लोग नहीं हैं, ये पूंजीपति लोग हैं। ये जो है शिक्षा के पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है, अरबों रुपए अपने जो है कारोबार में खर्च कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं खूब। लेकिन जो मुद्दे हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं, आप किसान की बात आज देख लीजिए, कम से कम 10,000 करोड़ इस उत्तर प्रदेश के किसानों का जो है पेमेंट जो है रुका हुआ है। लेकिन कोई बात कर रहा है क्या? बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, बात करेंगे गाय और बछड़े की। गाय और बछड़े का अगर कोई देखा जाए तो वो असली गाय जो है वो किसान की है। जितने नेता है किसी कोई पालता है गाय, लेकिन मुद्दा जो है गाय का है, मुद्दा जो है हिंदू मुसलमान को मारने का है, मुद्दा जो है जो मेन मुद्दे हैं उनसे तो हमें भटका देते हैं। बिल्कुल, वो चीज़ें मुद्दे जो है आपको भटकाने के लिए, लेकिन फिर भी एक पढ़ा लिखा युवा जो है, जो एजुकेशन ले रहा है, वो कैसे भटक जाता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा वोटर भी तो है वो बहुत बड़ा वोटर है। लेकिन व्यवस्था जो है, जब आप जो है आप इतना बड़ा जो उसको बदलाव कर देंगे, बदलाव का मतलब यह है कि मीडिया में 4 लोग या 10 लोग बैठ के केवल बात ही उस चीज पे करेंगे, हिंदू मुसलमान को बांटने की। एक आपने प्रवक्ता वैसा बैठा दिया जो है, दूसरे वाला वैसा, तो वो तो बांटने की बात करेगा ना बस केवल। और जो मीडिया आज परोस रहा है वो बिल्कुल भी इस देश में नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो नौजवान आज की स्थिति में जो सुन रहा है वो क्या करेगा? उसको ही करेगा। पढ़ा लिखा युवा भी कहाँ जाएगा आखिरकार? जो उसको परोसा जाएगा वो उस पर तो विश्वास करेगा ना। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? इन 5 सालों में आपको लगा कि बेरोजगारी के जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा ही मुद्दा बेरोजगारी है। 5 साल में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो आज बहुत ज्यादा कम हुई है। ठीक है जी, बेरोजगारी जो है स्तर इतना आसमान छू चुका है। विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, और मतलब कहीं भी आप देख लीजिए, कोई स्तर जो है बचा ही नहीं है इस टाइम जो है बिल्कुल भी। नौकरी 4,000 5,000 बीटेक करने वाले बच्चे की जो है कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है। उसके माँ बाप ने बीटेक करने के लिए स्वेच्छा नहीं पढ़ाया था कि वो जो कॉल सेंटर में जॉब करे। स्कॉलरशिप की स्थिति क्या है आज? ओबीसी फलाना SC SC, इसमें मतलब इतना भी बांट दिया है इन लोगों को, जो है स्कॉलरशिप भी नहीं मिल पा रही है। काहे की सरकार चला रहे हो भाई? क्या फायदा है ऐसे सरकार चलाने का? युवा के सामने बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। NSSO की जो रिपोर्ट अभी आई है उसमें 6.1 से ज़्यादा जो है बेरोजगारी के आंकड़े हैं, जो कि पिछले 45 सालों में इतना ज़्यादा बढ़ा है। पहले 2.2 था 71-72 में, और उसके बाद अब जो है वो 6.2 पहुंच चुका है।
तो बेरोजगारी जो है इन 5 सालों में उसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो लगता है कि युवाओं के पास जो एक बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको लेकर वो अपने नेताओं के पास जाना चाहिए या उसी तरह की चीज़ें सोचनी चाहिए, क्या कहेंगे लगा बेरोजगारी? जी हम तो ये सोचते हैं कि बेरोजगारी उनके लिए है जो पढ़ने लिख नहीं पाते, मतलब जो कम पढ़ते लिखते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं। नहीं, जब भर्ती नहीं निकलेगी तो बेरोजगारी तो मुद्दा होगा ही। बेरोजगारी के अलावा भी बहुत मुद्दे हैं। किसान हमारा परेशान है, जवान हमारा परेशान है। किसान अगर आवाज अपनी उठाएगा उस पर लट बजवा देंगे ये लोग। तो मतलब लोकतंत्र तो खत्म करवा दिया इन्होंने, छात्र राजनीति खत्म करवा दी, तो बचा क्या देश में? कुछ भी नहीं। इसके अलावा भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा, काला धन वापिस भारत में नहीं आया, इसका सबको पता। बस क्या किया, वादे करे झूठे, जो बिल्कुल झूठे वादे। हमने तो नहीं कहा था मोदी जी से घोषणा पत्र बनाओ कि उसमें राम मंदिर का मुद्दा रखो। जब नहीं बनवाना था तो घोषणा पत्र में रखा क्यों मुद्दा? ये मेन बात ये है। अब हम तो ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जिसे सब चुने, ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो और अपने घोषणा पत्र के 70 या 80% वादे पूरे करे। ये हमारी लालसा है। बेरोजगारी हमारी खत्म हो या ना हो ये अलग चीज है, पर हमारा किसान और जवान पर जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं वो तो खत्म कम से कम करेंगे। अब जवान सर्जिकल स्ट्राइक करा दी, उसका इतना तकड़ा राजनीतिकरण करा कि अगर हम क्या नाम सवाल ना पूछे तो ये सर्जिकल स्ट्राइक करी मोदी जी ने। अगर हमने कोई भी सवाल हमने पूछ लिया तो क्या कहेंगे कि आपने अपमान कर दिया सेना का। तो इन्होंने सर्टिफिकेट लेकर कंपनी इन्होंने बना रखी कि सर्टिफिकेट देंगे देशभक्ति का और देशद्रोही का। जो इनके खिलाफ बोल रहे देशद्रोही का सर्टिफिकेट ये लोग दे देंगे। युवाओं को देशभक्ति का सर्टिफिकेट नेताओं से नहीं चाहिए। यहाँ का युवा यही कह रहा है कि आप बेरोजगारी की बात करिए, आप एजुकेशन की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, लेकिन देशभक्ति की जब बात आएगी तो युवा यहाँ का देशभक्ति से पीछे नहीं है। लेकिन बात इश्यूज पे होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि जो अभी वादे इरादे हुए और छात्र जो हैं उसके बारे में सजग है और इस बार जब वो वोट करने जाएंगे तो देखेंगे? बिल्कुल सावधान है, उसके लिए सावधान है। जो भी कोई देगा वो बेरोजगारी और जो उनके वादों के अनुसार वोट देगा। ये देखेगा कि इन्होंने 5 साल में क्या करा, उसका काला चिट्ठा जो भी है वो यही होगा। और जो आप वोट करेगा उस चीज को देख करेगा कि हमारे लिए कौन वादे निभा सकता है, कोई नहीं निभा सकता है। वोट उसके आधार पर करेगा। ये नहीं करेगा झूठ बोलने पर हमारे वोट ले लो, हमें ठग लिया गया है, 5 साल में हमें ठगा गया है। हम 15 लाख हमें इनके खाते में घेर देंगे, हम 2 करोड़ लोगों को युवा को रोजगार देंगे। युवा सारे बेरोजगार पड़े हैं और जो भी परीक्षा हो रही हैं वो डंप हो गई हैं। LT की परीक्षा 29 जुलाई को हुई थी। 29 जुलाई को LT का परीक्षा हुआ था, उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा भाई? जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स भी हमारे सामने हैं। क्या इश्यूज हैं आपके, क्या आपको लगता है और क्या सोचती हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, हम लोग ये तो कहते हैं कि हमें फिरका वाराना तशद्दुद बंद कर देना चाहिए और सियासत जो है वो हमारे साथ खेलती है। लेकिन हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि सियासत क्यों खेलती है हमारे साथ। क्या हम जितने भी लोग हैं हम सब ये कह रहे हैं कि हमें मतलब वो फिरके के हिसाब से आप बांटो नहीं, लेकिन ये बंटता कौन है? बंटते सियासी नहीं है, बंटते तो हम ही हैं। हम क्यों बंटते हैं और बंटने के बाद फिर हम अपनी तरफ जाते हैं कि ये तो हमारे मजहब का है, हमें तो इसको वोट देनी है, वो उससे हमें फायदा मिलेगा, वो हमारे मजहब का, हमें उससे। तो आखिर सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें खुद में ही कमी तलाश करनी चाहिए। जब हम खुद में कमी तलाश कर लेंगे कि हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए कि जो फिरका वाराना तशद्दुद फैलाए, तो उसके बाद हमें सही तौर पर अपना नेता चुनना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि 5 साल बाद भी यही हालत होगी अगर हम ऐसे ही चलते रहें। जिस तरह से हम चल रहे हैं तो ये कमी मुझे नहीं लगती कि ये सियासी कमी है, ये कमी अवाम की है जो अवाम समझ नहीं पा रही है। पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी फिर भी बहकते हैं 100%। बल्कि होता यह है कि हम पढ़े लिखों की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, हम ही बहक रहे हैं। हम अपने सही रास्ते पर हम ही नहीं है खुद। सियासी तो हमसे फायदा उठाएंगे जब हम सही रास्ते पर खुद ही नहीं है। आपके पास कहना यही है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है और जो ऑप्शंस दिए जाते हैं हमें उन्हीं में से अपने नुमाइंदे का इंतखाब करना होता है, वो चाहे जैसा भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं ज़ात बिरादरी और मज़हब की सियासत होती है, मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं आज वो कहीं ना कहीं बेदार ज़रूर है, लेकिन जब वो डिग्री करके निकलते एक बहुत बड़ी तादाद है ना, यूनिवर्सिटीज़ से कॉलेजेस से डिग्री करके जाने वालों की। क्या डिग्री करके उनको क्या मिलता है? क्या उनको लगता है कि उनको जॉब मिल गई या जॉब के लिए भटकना पड़ता है, जाके धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं? क्या कहेंगे? कुछ नहीं मिला है बेरोजगारी के अलावा। पिछली गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 70 लाख भर्ती देंगे, एक भी भर्ती क्लियर नहीं हो पाई है अभी तक। 1.5-2 लाख भर्तियां पेंडिंग में पड़ी हुई है। मेरी भी 3 भर्ती पेंडिंग में पड़ी हुई है। पिछले 5-6 साल से तैयारी चल रही है हमारी, कुछ नहीं मिला है सिवाय वादों के। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा इस समय है जो है बेरोजगारी है। क्या हो रहा है देश के अंदर? 2014 से बाद में 2019 के बीच में ना तो रोजगार मिल रहा किसी को, किसान परेशान है। अब सुनो, देखो, किसानों के पास 2-2 हज़ार रुपये भेजे मोदी जी ने,
मोदी सरकार ने 2-2 हज़ार रुपये भेजे हुए 1 लाख रुपए भूल बैठे। आप उनसे पूछेगा कि साहब कहाँ गया आपका घोषणा पत्र, आप हमें घोषणा पत्र दिखाइए, ये वर्तमान का घोषणा पत्र नहीं, पहले का घोषणा पत्र दिखाइए जो आपने तमाम वादे किए थे जनता से, पूरे कितने हुए हैं। वर्तमान की छोड़ो, अतीत पर ध्यान दो। गौतम बुद्ध जी कहते थे कि अतीत को छोड़ो और भविष्य को छोड़ो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। नहीं, लेकिन राजनीति में अतीत का भी देखना पड़ता है, क्योंकि बिना इतिहास के राजनीति नहीं चलती है। इस बात का जो है वो ये सोच रहा है कि राजनीति किस तरह की हो, हमारा नेता किस तरह का हो। फिलहाल नेता तुम ही हो कल के में इस प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो यहाँ पर कुछ और युवा हैं, कुछ और यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे उन्हीं मुद्दों की कि जो आज की सियासत में अहम हो गए हैं और जो इस इलेक्शन का इशू भी बनेंगे। नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हैं हम अपने इस खास प्रोग्राम नेता तुम ही हो कल के में। जिस इशू पर हमने बात की थी, जो मुद्दा हमने इस प्रोग्राम के जरिए उठाया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिनसे हम बात करेंगे। क्या पॉलिटिक्स है यहाँ की और किस तरह से उस पॉलिटिक्स को आप समझते हैं? जी, मेरा नाम नागेंद्र नागर है और जैसा कि राजनीति के बारे में मुझे इतना कोई खास ज्ञान तो है नहीं, ना मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस राजनीति के तौर पर आने वाले समय में अभी भी इतना समय खराब है कि सभी लोग बस एकजुट हो गए, सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है और जात पात हो रही है, यहाँ झगड़ा हो रहा है, वहाँ झगड़ा हो रहा है। इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, हर तरह को छोड़ते हुए राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन भविष्य में आने वाले समय में ऐसा होगा कि हर बिरादरी, हर जात, हर पात की एक अलग राजनीति खड़ी हो जाएगी आने वाले समय में। हम सभी को माहौल बनने वाला है, बन रहा है, ऐसा ही बन रहा है। बिल्कुल राजनीतिक, हमारी जो राजनीति होनी चाहिए वो शिक्षा पर होनी चाहिए, हमारे देश के जवानों पर राजनीति हो रही है, हमारे हर चीज़ पर राजनीति हो रही है। और जो अच्छा करने की कोशिश कर रहा है ना, कुछ लोग उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, अच्छे को बुरा में बता रहे हैं, बुरे को अच्छे में बता रहे हैं। सरकार ने ऐसा नहीं है कि सभी काम गलत किए हैं, ऐसे भी काम है जो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। सैनिकों को इतना प्रोवाइड किया है, इतना सब कुछ छूट दी है, इतना काम किया है सैनिकों के हित में। लेकिन क्या है, राजनीतिक तौर पर जहाँ पे खड़े हो वहीं राजनीति को अलग अलग बांट दिया जा रहा है। बिल्कुल कि इस राजनीति गंदी राजनीति है, ये सही राजनीति है। अरे अच्छे काम भी तो बताओ, उनके गलत काम ही थोड़े होते हैं। सब कुछ अच्छा भी किया है, बिल्कुल सरकारें आती हैं तो अच्छा काम भी करती हैं, लेकिन जब बात होती है तो उनके उन वादों की, उन इरादों की होती है कि जो पिछले इलेक्शन से पहले किए गए थे उस पर कितना खरा उतरे, कितना करना बाकी है। क्या मौका गवर्नमेंट को दोबारा देना चाहिए या फिर और दूसरे नेता हैं आपके सामने, उनको चुन के लाना चाहिए? आज का युवा क्या सोच रहा है? युवा ये सोच रहा है कि ये जो सरकार है पूर्ण रूप से जुमलेबाज सरकार है। युवा के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, और दोबारा हम उन लोगों को क्यों चुने जिन्हें एक बार मौका दे दिया। फर्स्ट टाइम ही उन्हें पहली बार ही छात्रों के बारे में, किसानों के बारे में सोचना चाहिए था। जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है और जो किसान वर्ग है, छात्र वर्ग है, सब के सब भुखमरी की ओर को प्रस्थान कर रहे हैं। और मोदी जी बस एक ही बात कहते हैं कि पकौड़े तल लो। क्या हमारा छात्र लाइब्रेरी में 24 घंटे पढ़ के पकौड़े तलने के लिए पढ़ रहा है? ये तो देश हित में बिल्कुल भी नहीं है। जो आदमी जवानों पर राजनीति कर सकता है वो देश के लिए कभी भी कुछ नहीं कर सकता। हमारा मानना पूर्ण रूप से यह है कि छात्र और किसान और जो भी युवा वर्ग है, दलित, गुज्जर, जाट और भी जो बिरादरियां हैं संपूर्ण रूप से पूरे देश की, और युवा हर देश में किसी बिरादरी में ना, छात्र तो एक ही बिरादरी का होता है, वो पूर्ण रूप से मोदी जी को पसंद नहीं करते किसी भी रूप में। अच्छा ठीक है, वो आपकी अपनी राय हो सकती है कि आप किसको पसंद करें ना करें, लेकिन अगर हम इश्यूज़ की बात करें तो स्टूडेंट्स के जो इश्यूज़ हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है उनका एजुकेशन का है। क्या ऐसे जो है इंस्टीट्यूशंस कायम किए गए इन 5 सालों में कि जो आपको लगता है कि नहीं ये एक ऐसा चीज़ हो गई कि जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज़बरदस्त एक इंस्टीट्यूशन कायम किया गया, या इतनी सहूलियत दे दी गई स्टूडेंट्स को? क्योंकि बेरोजगारी का जो आंकड़ा आया, NSSO की रिपोर्ट आई, उसमें तो वो बहुत खतरनाक स्तर पे, मतलब 6.1 पहुंच गया। और बता दें 45 साल में, पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन हाँ, हालांकि गवर्नमेंट उसको कह रही है कि ये आखिरी आंकड़े नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बेरोजगारी उस लेवल तक पहुँच गई है जैसा कि आप समाज में देख रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ी है, पूर्ण रूप से बेरोजगारी बढ़ी है। इस सरकार ने ना तो इंस्टीट्यूशन का जो वादा किया था आज तक कोई भी नहीं हुआ, सब फेल है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय इतने समय से यहाँ पर है, छात्रों को पूर्ण रूप से जो चीज मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है यहाँ। आप इस चीज को पूर्ण रूप से देखिए कि इस सरकार ने झूठे वादे के सिवा कुछ नहीं किया। ये मेरी एक अपनी सलाह नहीं है। और जो छात्र किया भी कुछ भी नहीं किया इस पूरी सरकार ने कहीं से लेकर सिर्फ जुमले के अलावा इस सरकार ने, मोदी जी और अमित शाह अपनी जोड़ी बनाकर जो लोगों को ठग रहे हैं वो लोग पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। आपकी आप जाएंगे जब वोट कास्ट करने, अपना देंगे जरूर वोट जाके, और देना चाहिए हर एक युवा को, हर एक वोटर को, तो क्या जहन में क्या चीजें रहेंगी? जहन में राहुल गांधी जी चल रहे हैं,
जो देश को बदल सकते हैं, भाजपा से जो टक्कर ले सकते हैं वो राहुल गांधी जी ले सकते हैं। ठीक है, गठबंधन अगर सरकार बनाती है, या गठबंधन, माननीय अखिलेश यादव जी है, युवा नेता हैं, जयंत चौधरी जी युवा नेता हैं, हमारे बीच को समझने वाले जयंत चौधरी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, अगर वो आते हैं पूर्ण रूप से लोकसभा में, पर जो इस सरकार को हटाने में मैं तो समक्ष मानता हूं कि राहुल गांधी जी इस देश के विकल्प है। युवा है और इसलिए युवा उन्हें पसंद कर रहे हैं, क्या लगता है? यस सर। सर बेरोजगारी हम लोगों के सामने बहुत बड़ी एक समस्या है यहाँ पे। ये दे रखा था सर इसमें, ये एनएसओ की रिपोर्ट जो है, ये 2004 में जो बेरोजगारी की दर थी वो 2.4% थी, और 2016 में वो कितनी बढ़ के होगी, 16% हो गई है, 16%। तो सर बेरोजगारी हम लोगों के सामने एक सबसे बड़ा क्राइसिस है सर। और इस सरकार में सर जो फार्मर है वो भी एक ठीक कंडीशन नहीं है उसकी। मोदी जी कहते 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अब जबकि ये था कि इसमें दे रखा था पिछले सालों में जो किसानों की आय थी वो एवरेज आय वो 3.6% थी, 3.6% थी, और इस गवर्नमेंट में वो कितनी घट के हो गई है, 2.4% हो गई है। और अगर 2022 तक किसानों की आय जो दुगनी करनी है, ठीक है ना, अगर किसानों की आय जो है 2022 तक अगर दुगनी करनी है तो लगभग जो आय चल रही है किसानों की उसका लगभग 4 टाइम्स यानी 4 गुना करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये सरकार जो है ना तो किसानों के हित में है ये सरकार, ना ही ये स्टूडेंट के हित में, युवाओं के हित में। तो ये सरकार पूरी रूप से ये फेल है सरकार। ठीक, आज का युवा जागरूक है, इसीलिए वो आंकड़ों को सामने रखकर बात करता है, और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो बहुत बेहतर नजर नहीं आते हैं। आपको क्या लगता है कि जो आंकड़े बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार जो है वो सही चल रही है, या फिर युवा क्या सोच रहा है उन आंकड़ों पे बात करता हुआ? आंकड़ों के आधार पर सरकार ने जितने भी वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। देखो हम स्टूडेंट हैं, यहाँ सभी छात्र हैं और सभी पढ़ इसलिए रहे हैं कि उन्हें रोजगार मिले, और रोजगार मिलेगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि हम रोजगार देंगे, देश का विकास करेंगे। देश के विकास का रास्ता मुझे नहीं लगता कि युवाओं को रोजगार से बेहतर कोई देश के विकास का रास्ता हो सकता है। और पिछले 5 साल में मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, हमें सरकार से कुछ नहीं, हम युवा हैं, हमें विकास करना है तो हमें रोजगार चाहिए। आपको अगर देश का विकास करना है तो देश के युवाओं को रोजगार दीजिए, चाहे आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, इस देश में सभी समस्याएं खत्म होगी, क्योंकि समस्या बेरोजगारी की है। युवा पढ़ क्यों रहा है? युवा 22-22 घंटे 14-14 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ता है सिर्फ रोजगार के लिए। गवर्नमेंट आई है जब से 4 साल हो गए, मुझे तो लगता है 5 साल होने को जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने एक भी भर्ती, कोई भी भर्ती, किसी भी, जितने यहाँ युवा खड़े हैं, किसी को रोजगार मिला हो तो मुझे बता दीजिए। कोई भर्ती अगर आपने की है, भर्ती निकाल तो दी आपने बेरोजगार युवाओं से, और 1,000 रुपये फॉर्म भरने के ले तो लिए, लेकिन उन्हें कोई भी भर्ती क्लियर करके नहीं दी। या तो कोई भर्ती कोर्ट में पड़ी है या कोई पेपर आउट में पड़ी है। इन युवाओं की क्या गलती है बताइए? देश को आप किस बेस पर विकास करना चाहते हैं? विकास तो रोजगार से होगा। जब युवा को रोजगार मिलेगा तो विकसित तो देश अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि एक युवा को रोजगार मिलने से एक परिवार संपन्न होता है, और जब एक परिवार संपन्न होगा तो मुझे नहीं लगता उससे बेहतर विकास कोई देश में हो सकता है। माँ बाप है और जो सरपरस्त है वो भी कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर होंगे कि हम ऐसी गवर्नमेंट चुन के लाएं कि जो हमारे लिए सोचे, जो वादे करे उसको पूरा करे। क्या लगता है आपको कि किसानों के कितने वादे, आप किसान पुत्र अगर हैं तो कितना सोचते हैं? किसानों के सारे वादे कोई भी पूरा ही नहीं हुआ। सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाता है वो मीडिया है। मीडिया ही अपने उसमें फीफल हो रहा है, एक तरफ बात करता है सारा मीडिया। बेरोजगारी कोई मुद्दा मीडिया उठाता नहीं है, मंदिर मस्जिद ये मुद्दा उठाता है बस। ये 2 ही मुद्दे मिलते हैं। राम मंदिर भी बात कही इन्होंने अपने उसमें रखा था पिछली बार में, वो भी नहीं बना इनसे। मैं मोहम्मदन हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ जो अपने वादे तो पूरे करें, वो नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चार्जेस बाहर आते हैं, वो क्यों आ रहे हैं? कुछ तो दिक्कत है ना सरकार में। युवाओं का अपना जो सोचना है, जो भी युवा है यहाँ पे, उनका जो सोचना है, उनके खास मुद्दे जो है वो एजुकेशन को लेकर है, रोजगार को लेकर है, देश की हिफाजत को लेकर है, आपसी भाईचारे को लेकर है। ये था मेरठ का युवा, मेरठ का स्टूडेंट, मेरठ यूनिवर्सिटी से आप जान रहे थे इनके तासुरात कि क्या नेता के बारे में अपने ये सोचते हैं, किस तरह का पॉलिटिकल जो है मिजाज है, किस तरह का पॉलिटिकल सेंस है यहाँ के युवा का, और वो जब वोट करने जाएगा तो क्या चीज़ें ध्यान में रखेगा। नेता तुम ही हो कल के में। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त हम किसी और शहर से, किसी और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स के बीच में जाएंगे और उनसे जानेंगे उनके तासुरात, और नेता तुम ही हो कल के में पूछेंगे उनसे वो सवाल जो आज के हालात में, आज की सियासत में बेहद अहम है। फिलहाल अपने मेज़बान तंजीर अंसार को हमारे कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।